नमस्कार दोस्तों, मैं ऑनलाइन एजुकेशन चैनल हरिता अरोरा में एक बार फिर डॉक्टर हरिता अरोरा आपके सामने प्रस्तुत हूँ। राजा, किसान और नगर कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक के सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट को आपके सामने लेकर। अभी तक जो फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी प्रिंसेप और पियदसी पर, और हमने बात की थी आरंभिक राज्य पर। आज हम बात करेंगे आरंभिक साम्राज्य। सबसे पहले बात उठती है राज्य और साम्राज्य में अंतर क्या है। राज्य राज्य जो है यानी कोई छोटा राज्य हुआ, जबकि जो साम्राज्य है यानी जो राज्य एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जब फैल गया और जो है उस पर उसने अपना आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो इस आरंभिक साम्राज्य में हम बात करेंगे मगध के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की चर्चा के हमारे दो उपविषय हैं, एक आरंभिक साम्राज्य जिसमें हम बात करें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर, उनके प्रशासन के बारे में और मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत, जिसमें दक्षिण भारत के राजा और सरदार पर बात करेंगे, और हम बात करेंगे दैविक राजा पर। हर बार की तरह इस बार भी हमारी इस परिचर्चा का लर्निंग आउटकम है भारतीय उपमहाद्वीप के राजनैतिक और आर्थिक इतिहास से शिक्षार्थियों को अवगत कराना। तो चलिए निकल चले आज की यात्रा पर। आप यहां पर टाइमलाइन देख सकते हैं, ये दिया 600 ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर कॉमन एरा। जब हम देखते हैं 600, 500, 400, 300, 200, 100, ये जीरो यानी इस टाइम पीरियड को, क्योंकि मैं ये बात यहां पर इसलिए उठा रही हूं कि कई बार आप लोग बीसी क्या है, सीई यानी कॉमन एरा क्या है, बीसी को हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व और सीई को कहते हैं ईसवी। इनके बीच में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक टाइम पीरियड है ये वाला, जो माना गया है कि क्योंकि ईसा के जन्म को एक एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, तो ये मान लिया गया मोटा मोटी ये ईसा का जन्म। तो ईसा के जन्म से पहले का जितना भी रहा है उसको ईसा पूर्व माना, और जो उनके जन्म के बाद की बात हम करते हैं वो ईसवी हो गया। तो यहाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो साम्राज्य का अस्तित्व रहा है 300 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक। तो चलिए आगे बढ़े। अब हम ये आप देख सकते हो, मगध जो है वो एक आरंभिक साम्राज्य था, और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हुए हैं यानी जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वो माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 321 ईसा पूर्व में इनके साम्राज्य का जो है आप विस्तार यहाँ पर देख सकते हो। ये अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सब तरफ ये पूरा फैला हुआ। लेकिन ये एक क्षेत्र है ये वाला जिसको मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, इनके पोते थे अशोक मौर्य, जो एक बहुत ही महान राजा हुए, जो आपको प्रिंसेप और पियदसी में मैंने आपको बताया था। यानी पियदसी यानी जो है प्रिय मुख आकृति वाला, जो राज देवताओं को प्रिय राजा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने इस कलिंग क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत क्या क्या है, यानी इनकी इतिहास की जो रचना की है वो इतिहासकारों ने किन सबूतों के आधार पर की है, क्योंकि इतिहासकारों को तो सबूत चाहिए इतिहास निर्माण के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहला जो सबूत दिखा है पुरातात्विक प्रमाण जैसे मूर्ति कला, यानी मौर्य कालीन जो है बहुत ही अच्छे किस्म की मूर्ति कला के नमूने यहाँ देखने को मिले हैं, जिसका नमूना मैं आगे की स्लाइड में आपसे मैंने शेयर भी किया है। फिर बात आती है समकालीन रचनाएं। समकालीन या रचनाएं यानी उस समय की कंटेम्प्रेरी लिखी हुई रचनाएं, जिसमें नाम आता है क्योंकि ये यूनानी राजदूत था जो इनके दरबार में एक एम्बेसडर के तौर पर यानी राजदूत के तौर पर आया था। एम्बेसडर्स आजकल भी आप देखते हो अलग अलग देशों के, क्योंकि उनके साथ हमें राजनीतिक संबंध रखने होते हैं। तो भारत के अंदर भी कई सारे एम्बेसडर्स आते हैं और भारत भी अपने राजदूत जो है दूसरे देशों में भेजता है। तो उस समय में भी आप देखिए कि राजदूत, यूनान का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और आगे भी ये रहा था। इसने अपना विवरण लिख छोड़ा है मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो उसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका में इसने विवरण छोड़े हैं जो आगे हमें कुछ टुकड़ों में हमें आज भी प्राप्त है, मिले हैं। दूसरी बात आती है जो समकालीन रचनाओं में, वो है कौटिल्य या चाणक्य का अर्थशास्त्र। ये चाणक्य या कौटिल्य से, अगर आपने सीरियल अशोका देखा होगा, टीवी में आता था, तो उसमें चाणक्य दिखाया जो कि उसका मंत्री था और उसको लगातार वो गाइड करता था।
तो उसने अपनी किताब लिखी है, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, उसने अपनी किताब लिखी है अर्थशास्त्र। उसी तरह से उस समय के समकालीन जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथ बहुत कुछ लिख छोड़ा है। खासकर अशोक के बारे में तो बौद्ध ग्रंथों ने बहुत कुछ कहा है, क्योंकि अशोक जो था वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था। तो उस समय की ये समकालीन रचनाएं भी इस समय के इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। एक बार फिर बोल दूं, जिस कनिंगम की रुचि के बारे में आपने पढ़ा है वो यही टाइम पीरियड था, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का, जिसके बीच में एक पोर्शन मगध यानी मौर्य साम्राज्य का या मगध का भी आता है। उसके अलावा जानकारी के स्रोत में संस्कृत ग्रंथ आते हैं, और अशोक के जो पत्थर और स्तंभों पर लिखे अभिलेख हैं ये जगह जगह मिले हैं, उसके पूरे साम्राज्य में सब तरफ मिले हैं। क्या लिखा इसने उसके अंदर? अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था, तो उसने अपने धम्म जो है जगह जगह इस पर लिखवा के खुदवाए, जो हमारे लिए इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक की। पाली में उसको अशोक बोला जाता है। अशोक यानी आम बोलचाल की भाषा पाली में अशोक और हिंदी में अशोक। अब आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं, ये पूरा तो उसके जो दादा है चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पूरे साम्राज्य को अपने अपने जो है ले लिया था अपने अधीन। रह गया था ये एकमात्र कलिंग क्षेत्र, कलिंग जो आज का उड़ीसा है। और ऐसा माना जाता है कि अपने राज्य करने के 8वें वर्ष में इसने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, उस पर आक्रमण किया था। और उसमें हुए जनसंहार को देख करके ये देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम यानी देवताओं का प्रिय, सुंदर मुखाकृति वाला ये राजा इतना दुखी हुआ कि उसके बाद उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष किया। यानी भेरी घोष यानी युद्ध के बिगुल को छोड़ करके धर्म के रास्ते को उसने अपनाया। और अशोक वो पहला सम्राट था जिसने जो है अपने अधिकारियों और अपनी प्रजा के लिए जो संदेश है वो प्राकृतिक पत्थरों पर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे, और जगह जगह हमें उसके ये अभिलेख मिले हैं जो हमारे लिए इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत है। उसके धम्म क्या था? उसके धम्म के सिद्धांत जो है वो बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक यानी हमेशा और हर जगह एप्लीकेबल होने वाले उसके जो है वो सिद्धांत थे। क्या थे उसके सिद्धांत? अशोक की धम्म नीति थी, ये बड़े फैमिलियर हो गया आप इस चित्र से। ये जो है आप चक्र आपके हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी इस्तेमाल होता है, और ये तो बड़ा प्रिय है, जो सभी को प्रिय है और हर कोई इसके बिना गुजारा नहीं चलता। हमारे नोटों पर जो है ये आकृति आप देखने को मिलती है, वो यहीं से ली गई है। क्या थी अशोक की धम्म नीति? अशोक की धम्म नीति के अंदर उसने एक सिंपल सी चीजें कही थी। क्या? कि बड़ों के लिए आदर हो, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता का जो है वो व्यवहार रखें, दूसरे धर्मों और परंपराओं के प्रति आदर भाव रखें, क्योंकि उसके समय में ऐसा माना जाता है कि केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही नहीं बल्कि कई तरह के अन्य संप्रदाय भी थे। तो उसकी जरूरत थी कि ये सब आपस में मिलजुल करके रहें और राज्य के अंदर कोई दंगे ना हो। तो उसने जो है अपने इसमें कहा कि भाई दूसरे धर्मों और परंपराओं के प्रति आप आदर भाव से भी भरे रहें। तो अशोक के अनुसार जो धम्म के माध्यम से जो लोगों का जीवन है वो इस संसार में भी और इसके बाद के संसार में भी जो है वो अच्छा रहेगा। और इतना ही नहीं, उसने स्पेशली कुछ पदाधिकारियों की धम्म महामात्र के नाम से अपने इस धम्म के प्रचार के लिए इन अधिकारियों की उसने नियुक्ति भी की, जो जगह जगह जाकर के उसके धम्म का प्रचार प्रसार करते थे और लोगों से उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए कहते थे। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मौर्यों की जो है मेन हो गई राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। उस राजधानी के अलावा जो है हम 4 जो है प्रांतीय केंद्र देखते हैं। ये तोसली आज के उत्तरांचल में, तक्षशिला इधर आ जाता है आपके जम्मू कश्मीर और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर तक्षशिला, और इधर हो गया आज के मध्य प्रदेश में पड़ता है ये उज्जैनी, और जो है आज के कर्नाटक में पड़ता है सुवर्णगिरी। यानी कि मेन राजधानी के अलावा ये 4 उसके प्रांतीय केंद्र थे जिनके द्वारा उसने अपने इतने बड़े साम्राज्य को समेटा और अपने पूरे प्रशासन को चलाया। अब जो है देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं वो हमें आज के आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर के यहाँ से लेकर के इधर आंध्र प्रदेश में, इधर उत्तरांचल में,
उड़ीसा में सब जगह उसके स्तंभ अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या इतने विशाल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो एक सी रही होगी? इतिहासकारों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो हर एक की भौगोलिक स्थिति अलग है और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार इसकी जरूरतें भी होती हैं। अगर हम बात करते हैं तक्षशिला और उत्तर पश्चिमी प्रांत की, तो वहां पहाड़ी एरिया है। अगर हम बात करते हैं इधर उड़ीसा, इसके कलिंग और कलिंग क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो है तटवर्ती है, यानी समुद्र का किनारा है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि सारे साम्राज्य के विविध क्षेत्रों की जरूरतों को देखते हुए एक सी व्यवस्था रह सकती है, क्योंकि कहाँ एक तरफ पहाड़ी इलाका और कहाँ उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र। तो संभव है कि इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या किया होगा उन्होंने। सबसे पहली चीज है कि ये पाटलिपुत्र, और उसके क्योंकि पाटलिपुत्र तो राजधानी थी, और राजधानी वो जगह है जहाँ राजा का केंद्र है, राजा का परिवार भी रहता है, राजा का मुख्य केंद्र वही है, और वो किलेबंद है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजधानी और उसके आसपास के जो केंद्र हैं उसको सबसे ज्यादा प्रबल नियंत्रण में रखा होगा। उसके अलावा आप देखिए, ये तक्षशिला को चुना गया और ये उज्जैनी को चुना गया। ये दोनों क्षेत्र ऐसे थे जो लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। यानी व्यापार के ये दो केंद्र जो छांटे होंगे वो इसलिए छांटे होंगे क्योंकि ये मुख्य व्यापारिक केंद्र पर है। और ये देखिए, सुवर्णगिरी नाम से ही पता लगता है, सुवर्ण यानी सोना, गिरी मतलब पर्वत, यानी सोने का पर्वत। आज ही की तरह सोना उस समय में भी महंगा था, तो यहाँ पर सोने की खदानें थी, इसीलिए सुवर्णगिरी को जो है एक केंद्र बनाया गया होगा। तो हम देखते हैं कि जितने भी केंद्र बनाए गए हैं वो किसी ना किसी आर्थिक रूप से जो जगह इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनको जो है उसने केंद्र अपना बनाया है, प्रांतीय केंद्र बनाया है। अब एक चीज और थी कि भूमि से और नदी के रास्ते जो आवागमन था वो जो है बड़े स्ट्रेटेजिकली देख करके सारी चीजों को मैनेज किया गया। उसके अलावा जो व्यापारिक मार्ग थे उन पर यात्रियों के खाने पीने के लिए और उनकी सुरक्षा की भी जो है पूरी व्यवस्था उस समय में दी गई। जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था उसने यहाँ पर के जो सम्राट के अधिकारी हैं उनके कार्यों का उसने पूरा अपनी किताब में विवरण दिया है। मेगास्थनीज कहता है कि उनके अधिकारी तंत्र बहुत बड़ा था। कुछ नदियों की देखरेख के लिए थे, कोई भूमि को नापने का काम करता था, और कोई अधिकारी तो नहरों से जो उपनहरें हैं उनमें जो पानी छोड़ा जाता था उसके मुंह का निरीक्षण करता था, ताकि सब जगह पानी जो है एक बराबर पहुंच सके। कुछ अधिकारी थे वो शिकारियों पर नजर रखते थे, उन्हें इनाम देते थे, दंड करते थे, उनसे कर वसूली करते थे, जमीन से जुड़े हुए व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। कुछ लकड़हारे हैं, बढ़ई है, लोहार है, खनन करता यानी जो खनन खुदाई का कार्य करते थे, उन सबका निरीक्षण किया करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा जो है अधिकारी वर्ग, पूरा प्रशासनिक तंत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत रहा है। इसके अलावा मेगास्थनीज ने अपने विवरण में सैनिक संचालन यानी जो सेना है उसको मैनेज करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए उसने कहा है कि एक समिति थी, ये समिति, और जो है 6 उपसमितियों की उसने बात की है। पहली उपसमिति क्या करती थी? नौसेना यानी जो पानी के रास्ते, नौसेना का संचालन करती थी। दूसरी उपसमिति क्या करती थी? यातायात और खान पान का संचालन करती थी। यातायात और खान पान के संचालन में वो उपकरणों को, यानी सेना में जो युद्ध में काम आते हैं उनके उपकरणों को धोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था देखना, सैनिकों के लिए खाने की व्यवस्था देखना, जानवरों के चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति करना, या उनके औजार वगैरह टूट जाए तो शिल्पकारों की नियुक्ति करना, ये सारा काम दूसरी उपसमिति देखा करती थी। तीसरी उपसमिति का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना, उनको देखना। चौथी उपसमिति का काम था अश्वारोही यानी जो घुड़सवार सैनिक होते थे उनका संचालन करना। पांचवी उपसमिति का कार्य था रथारोहियों का। रथारोही यानी एक तो अश्वारोही सीधे घोड़े पर बैठा जाता है, और दूसरा जो है जब घोड़े को जोत करके बनाई जाती है पीछे की गाड़ी तो उसको रथारोहण यानी रथ जो है कहा जाता है, तो रथारोहियों का संचालन करना। और छठी उपसमिति का काम था सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे उस समय में हाथी, उन हाथियों का संचालन करना। तो इस तरह से मेगास्थनीज ने एक समिति और 6 उपसमितियों को सैनिकों की गतिविधियों के संचालन के लिए जो थी उसका विवरण उसने अपनी किताब में दिया है। अब हम बात करते हैं कि जिस साम्राज्य की हमने बात की है
वो 19वीं और 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों को लगा कि आज से हजारों साल पहले प्राचीन भारत के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य, भाई सुनने में बड़ा चुनौतीपूर्ण भी लगता है कि भाई इतने बड़े साम्राज्य को मैनेज कैसे किया होगा, और उत्साहवर्धक भी लगता है, अच्छा हमारे इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, प्रश्न अक्सर बोर्ड पे भी आता है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। आप यहाँ पे इससे तो हम सभी परिचित हैं, हम अपने नोटों पर भी देखते हैं, और ये जो चक्र है हमारे नेशनल फ्लैग पर भी है, ये यहीं से उठाया गया है, अपने इसी गौरवशाली इतिहास से लिया गया है। और आप देखिए उस समय की मौर्यकालीन कला बहुत ही खूबसूरत थी। ये यक्ष और दीदारगंज से मिली यक्षिणी है के जो नमूने हैं, इसी समय की कला के प्रमाण हैं ये। इसके अलावा एक चीज और थी कि इस समय के जो अभिलेखों पर अशोक ने जो लिखवाया, उसके संदेश उसके समकालीन जो अन्य राजा हुए या उसके बाद उन सबसे बिल्कुल अलग थे। क्यों? क्योंकि उसे ना तो अपनी कोई बहुत बड़ी देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की बड़ी बड़ी, उसके अलावा वो बहुत बड़े साम्राज्य का अधिकारी था, यानी बहुत बड़े साम्राज्य को पर उसने रूल किया, तो मेहनती भी था, और जो है उसके अलावा वो बड़ा विनम्र था। मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि गौरवशाली उपाधि धारण करके कहीं वो अपने आप को दिखाता हुआ हो, कुछ घमंड में हो, ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता, वो विनम्र दिखाई देता है। उसने कैसे विनम्र दिखाई देता है? उसने जगह जगह जो भी लेख लिखवाए उसमें उसने अपनी जनता से एक समान एकजुट होकर के एक दूसरे का सम्मान करते हुए, बड़ों का सम्मान करो, दूसरे धर्मों का सम्मान करो, दूसरों के प्रति उदार रहो, इस तरह के उसने अपने अभिलेखों में सब जगह अपने लोगों के लिए संदेश लिखवाए। तो ये जो है नो डाउट 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं के लिए ये एक तरह से प्रेरणा का स्रोत के तौर पर काम किया मौर्य साम्राज्य ने। लेकिन परंतु एक चीज है, ये साम्राज्य बहुत लंबे समय तक इसने राज्य नहीं किया, यानी मौर्यों ने बहुत केवल 150 वर्षों तक मौर्यों ने शासन किया है, जो कि इतने बड़े टाइम पीरियड में कोई बहुत बड़ा काल नहीं है। दूसरी चीज, उपमहाद्वीप के सब क्षेत्रों में ये फैल नहीं पाया। अगर दक्षिण की हम बात करें, इधर केरल पुत्र है, पांडे है, चोल है, ये डायरेक्ट इसके कंट्रोल में कभी भी नहीं थे। एक और बात आती है कि साम्राज्य की जो सीमाएं थी उसके अंतर्गत नियंत्रण सब जगह एक सा ऐसा भी नहीं था। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इस भारतीय उपमहाद्वीप के जो भाग हैं हम देखते हैं, उनमें कई तरह के नए शासक और रजवाड़ों का उदय होता है। यानी कि मौर्य साम्राज्य जितना विस्तृत था, विशाल था, अब वो सिमटता चला जा रहा है, और नए नए शासक और नए नए रजवाड़े अब यहाँ पर अस्तित्व में आने लगे हैं। तो चलिए अब हम आगे अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट उपविषय की, वो है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। इसमें हम बात करेंगे दक्षिण के राजा और सरदारियों की। टाइमलाइन उसका आप देख सकते हो, ये संगम लिटरेचर, संगम काल इसलिए माना जाता है क्योंकि संगम साहित्य की जो रचना हुई है, चोल है, चेर है, चेरा केरला में राज्य किया, और ये पांडे शासक करीबन 600 ईसा पूर्व से लेकर हम देखते हैं कि 300 ईस्वी तक के लंबे पीरियड पर इन्होंने शासन किया है। इस पूरे इलाके को तमिलकम क्षेत्र कहा जाता है। तमिलकम अर्थात तमिलनाडु, तमिलनाडु, सॉरी ये केरला है, केरला, तमिलनाडु, और ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। इनके हिस्सों को मिला करके यहाँ पर जो चोल, चेर और पांडे आप देख रहे हो, जो इन्होंने शासन किया, जो सरदार हुए, ये बहुत ही जो है समृद्ध और स्थायी, यानी आप देख सकते हो क्योंकि बहुत लंबे टाइम पीरियड तक इन्होंने शासन किया है। जब हम बात करते हैं दक्षिण के सरदार की और सरदारी की, तो पहले हम समझ लें कि इसका मतलब क्या है। सरदारी हुई वो छोटा सा क्षेत्र जिस पर उसने राज किया, और सरदार हुआ वो शक्तिशाली व्यक्ति जो उस सरदारी पर जिसने शासन किया। ये सरदार का पद वंशानुगत, यानी पिता के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। हम यहाँ पर याद रखें कि हम लोग जो भी अब बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के चोल, चेर और पांड्यों के संदर्भ में, और उसके सरदार के अपने ही खानदान के लोग उसके समर्थक होते थे। लेकिन उसके पास कोई स्थायी सेना या अधिकारी वर्ग नहीं आता था, यानी उसने पूरा प्रशासनिक तंत्र बना करके नहीं रखा होता। उसी के जो व्यक्ति
आमतौर पर खेती करते हैं, किसान करते हैं, वक्त जरूरत पड़ी तो वो उसके सैनिक बन करके उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं। ये सरदार काम क्या करते थे? इनके कार्य थे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, विशेष अनुष्ठानों का संचालन करना, यानी कोई भी धर्म कर्म से संबंधित या सामाजिक किसी अनुष्ठान को करना है तो उसका संचालन करते। कभी दुश्मन ने अटैक कर दिया या अटैक करना है तो युद्ध के समय नेतृत्व करना, सेना का नेतृत्व करना। उसके अलावा आपस में अगर जो है अपने लोगों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उन विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करना। इसके अलावा एक कार्य और करते थे, वो डायरेक्ट उनका कोई एक बनी बनाई कोई ऐसी नहीं थी कि उसको टैक्स लेना ही लेना है, कर लेना ही लेना है, बल्कि वो अपने अधीन लोगों से भेंट लिया करता था। अब यहाँ पर आप अंतर समझ लें, कर और भेंट में अंतर है। भेंट होता है गिफ्ट जो अपनी इच्छा से दिया जाता है, और कर होता है जो टैक्स वसूली होती है। तो वो क्या करता था, अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, और भेंट लेकर के अपने तक ही नहीं रखता था, अपने समर्थकों में बांट देता था। अब तमिल महाकाव्य है सीलपद्दिकरम, जो कि आपकी पुस्तक के अंदर स्रोत 3 में दिया भी है, जिसके अंदर पांडे सरदार जो है, पांडे इस क्षेत्र में शासन किया, तमिलनाडु के इधर। पांडे सरदार सेनगुत्तुवन की वन यात्रा के बारे में बताया। वन यात्रा यानी जब वो जंगल पे गया, तो कहते हैं जंगल की यात्रा पर था, लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, उसी तरह से जैसे हारे हुए लोग जीते हुए का आदर करते हैं। और वो अपने साथ बहुत सारे उपहार लाए थे। उपहार क्या कहते हैं? हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, जैसे चंदन की सुगंधित लकड़ी होती है, सुगंधित लकड़ी, हिरन के बाल से बने चवर पहनने के लिए चवर, मधु यानी शहद, चंदन है, गेरू है, सुरमा है, हल्दी है, इलायची, मिर्च, बहुत सारी वस्तुएं लेकर के आए। और अपने साथ नारियल लाए, आम लाए, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरन, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते, इतने सारे उपहार जो है ये अपने सरदार के लिए लाए। लेकिन देखिए, सरदार को जो भी उपहार मिलते थे वो अपने लोगों के बीच में बांट दिया करता था। हमने इतनी बात की सरदार और सरदारियों के बारे में, यानी जो चोल चेर पांडे है, तो हमें जानकारी कहाँ से मिली? जैसा कि मैंने ये टाइम पीरियड कहलाया भी संगम पीरियड है। क्यों? क्योंकि तमिल संगम ग्रंथों की में जो कविताएं हैं वो सरदारों के बारे में बताती है। जैसे अभी मैंने सेनगुत्तुवन की यात्रा में बारे में बताया, क्या क्या लोगों ने दिया, तो ये सारे स्रोतों का संकलन और उनके उससे ही इतिहासकारों ने इंटरप्रेट करके चीजों को बताया है। यहाँ पर आप ये नमूने के तौर पर देख भी सकते हो, ये जो है ये पांडुलिपि संगम साहित्य से लिया, और ये जो छेद है, ये छेद ऐसे ही नहीं है, ये फटा हुआ नहीं है, ये छेद दिखाता है क्योंकि इनको जो संकलित किया गया, लगाया गया, तो वो ये छेद उसी के लिए बनाया गया है। जिस तरह से आजकल जब हम बाइंडिंग में परफोरेशन करते हैं तो इसको आप कुछ कुछ उसी परफोरेशन की तरह देख सकते हो लेकर के। तो ये संगम जो ग्रंथ है वो हमें इनके बारे में बेहद जानकारियां हमें उससे मिलती है। अब आप देखिए, इसी में सरदार और सरदारियों की ही जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे शासक हुए जैसे मध्य एशिया से उस समय में आए। कौन आए? मध्य एशिया से इधर आकर के उन्होंने अपने यहाँ पर अपने आप को बसाया, वो थे शक शासक ये। और इसी तरह से सातवाहन शासकों ने दक्षिण भारत में इस समय में शासन किया है। ये वो राजा थे जिन्होंने लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जो है जुटाया, यानी धन एकत्रित किया, लंबी दूरी के व्यापार को अपने कंट्रोल में रख करके। यहीं से जो है हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि सातवाहन शासकों ने कब से शासन किया। दक्षिण भारत के हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक सातवाहनों ने इस क्षेत्र पर शासन किया है। उसी की तरह कुषाण शासक जो हुए हैं उन्होंने 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक इनका शासनकाल लगभग माना गया है। अब यहाँ पर जो है कुछ राजाओं को दैविक राजा क्यों कहा गया, यहाँ पर आप कुषाणों का देख सकते हैं। कुषाणों ने यहाँ शासन किया, मध्य एशिया से लेकर इस पश्चिमोत्तर भारत तक कुषाणों का जो है शासन रहा है। और इन कुषाणों के जो इतिहास के स्रोत हैं, इनके अभिलेख मिले हैं, साहित्य मिला है, और सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, तो इन उसके आधार पर इनके जो है इतिहास का निर्माण किया गया है। इन कुषाणों ने क्या किया कि अपने आप को जो है ऊंची स्थिति दिखाने के लिए अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ करके प्रस्तुत किया, यानी खुद को देवतुल्य के समान इन्होंने प्रस्तुत किया है। कई कुषाण शासकों ने तो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई, यानी देवता का पुत्र। तो इसके बारे में इतिहासकारों का मानना है कि हो ना हो सकता है, क्योंकि उस समय के चीनी शासक जो हैं, जो खुद को स्वर्गपुत्र कहा करते थे,
हो सकता है उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर के, उन्हीं से प्रभावित होकर के इन्होंने भी अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगा ली होगी। आगे चलिए और ये देखिए, ये कुषाण सिक्के हैं, ये उनके राजधर्म के सिद्धांत को दर्शाते हैं। कनिष्क एक कुषाण शासक हुआ है, यहाँ आप बड़े क्लियरली देख सकते हो। क्या देखा है, एक लंबा सा कोट पहना है, ये नीचे लंबे से जूते पहने हुए हैं, कंधे के पास से इसकी जो है लपटें निकल रही हैं कंधे के पास से, और जो है लेफ्ट हैंड में इसके ये बाएं हाथ में एक मानक धारण किया हुआ है, इसने ये मानक धारण किया हुआ है, और दाएं हाथ से राइट हैंड से ये कुछ आहुति दे रहा है। तो ये सारी चीजों का इंटरप्रिटेशन करके इतिहासकार या न्यूमिस्मेटिक्स एक है, न्यूमिस्मेटोलॉजी यानी सिक्कों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ होते हैं जो इनका अध्ययन करके हमारे सामने उनका इंटरप्रिटेशन रखते हैं। इसी सिक्के के अग्रभाग यानी आगे के भाग में तो ये दिखा है कनिष्क का, पीछे के भाग में ये देवता की जो है वो मूर्ति बनी हुई है। क्या दिखा है, ग्रीक शैली में है, खड़े हुए भी ग्रीक शैली में है, और इनके सीधे हाथ में ये वरदान देने की कोई मुद्रा है, और यहाँ पर जो है ग्रीक लिपि में कुछ लिखा हुआ है। तो इस सब से हम इनके पहनावे, इनके रीति रिवाजों के बारे में जो है अंदाजे लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है ये आप ये भी चित्र देख रहे हो, ये मूर्ति, इस मूर्ति से कैसा प्रतीत होता है कि क्या ये राजा की मूर्ति है? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि जिस अथॉरिटी के संग खड़ा हुआ है, एक पावर और उसमें एक रॉब दिखाई देता है, तो उससे लगता है कि जरूर राजा की ही मूर्ति होगी। ये मयान है, तलवार है, जूते पहने हुए हैं उसने, लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई ये मूर्ति है, ये कामदानी चोगा है, सलवार है, ऊंचे जूते हैं। ये मूर्ति उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर ये विशालकाय मूर्ति मिली है, और माना इसका सिर गायब है, और माना जाता है कि ये हो सकता है कि कनिष्क की ना हो, एक संभावना है। इसी तरह की जो है अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इस तरह की मूर्तियां मिली हैं। तो इन मूर्तियों से भी ये अंदाजा लगाया जाता है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण शासक खुद को देवता के समान दिखाना चाहते थे। और ये बात तो जैसे मैंने कही कि अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाना जो है उनको देवता के तुल्य यानी दैविक राजा होने की अपनी स्थिति को दर्शाता है। अब जब हम इस दौर की बात करते हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की, तो वहां पर गुप्त शासकों के बारे में अगर हम बात न करें, जिसको भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो वो गलत बात होगी। ये गुप्तों का शासनकाल करीबन 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक का रहा है। और ये सिक्का है, समुद्रगुप्त शासक हुए हैं, वीणा बजाते हुए ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जो गुप्त शासक थे, चौथी शताब्दी ईस्वी में ये इनका साम्राज्य अपने पीक पर पहुंचता है। ये आप देख सकते हो, ये गुप्त शासक हैं। और इस समय में गुप्त साम्राज्य के समय में कई अन्य साम्राज्य भी बड़े बड़े अस्तित्व में आए हैं। तो गुप्तों के समय में जहां गुप्तों ने शासन किया, उनके समकालीन अन्य साम्राज्य भी हुए। और इस समय में एक नई चीज देखने को मिलती है। आपने 11वीं क्लास में 3 वर्ग के अंदर सामंती व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। उसी तरह से इस समय में कुछ सामंती व्यवस्था के हमें थोड़े थोड़े सबूत मिलने चालू होते हैं। इस समय में क्या था कि कई साम्राज्य इस समय में सामंतों पर निर्भर थे। और ये सामंत क्या करते थे, ये सामंत जो है ये अपने निर्वाह के लिए तो स्थानीय संसाधनों से अपना निर्वाह करते थे, जमीन पर इनका नियंत्रण रहता था। जब कभी जरूरत पड़ती थी, ये सामंत जो है सैनिकों को राजा को अपनी सैनिक सहायता देने के लिए ये लोग उपस्थित हो जाया करते थे। और जो है ये सामंत क्या करते थे, ये तो मैंने बताया आपको, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों के द्वारा करते थे, जमीन पर नियंत्रण रहता था, और शासकों की जब जरूरत पड़ती थी सैनिक सहायता देते थे, शासकों का आदर करते थे और उनके प्रति जो है अपनी अधीनता को स्वीकार करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर शासक कमजोर हो और सामंत ज्यादा शक्तिशाली हो, तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राजा बन जाता था और अपने क्षेत्र की स्थापना कर लेता था। तो इस समय में गुप्त शासकों के समय में कई साम्राज्य ऐसे हैं, और गुप्तों के अंदर भी हमें सामंती व्यवस्था के कुछ सबूत देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर गुप्त शासकों के इतिहास के स्रोत की बात करें तो इनके बहुत ही बढ़िया और सोने के सिक्के और अन्य धातुओं के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के उनके कला, संगीत और साहित्य प्रेमी होने का भी जो है दिखाते हैं, उसका सबूत देते हैं। यहाँ पर शासक समुद्रगुप्त खुद ही वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी वो संगीत प्रेमी थे।
तो ये आप इनके सिक्के देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही साथ इनके इतिहास के स्रोतों में जैसे मैंने कहा सिक्के हैं, साहित्य है, अभिलेख है। अगर साहित्य में बात करें तो 9 रत्न इस दरबार में, कालिदास इस समय में, गुप्तों के समय में हुए, कालिदास की रचनाएं आप पढ़ते हो। विशाखा दत्त ने अपनी किताब लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम। अमर सिम्हा की अमरकोश है। सुद्रक की मृचक खट्टिकम इसी समय में लिखी गई है। आर्यभट्ट का हम नाम सुनते हैं जिसने एस्ट्रोनॉमी पे भी कार्य किया, उसकी आर्यभट्टिका। पंचतंत्र की कहानियां इसी समय में लिखी गई, जो हमारे लिए इतिहास का एक स्रोत है कि आम जनता कैसे सोचती थी उसके बारे में बताता है। आयुर्वेद के अंदर सुश्रुत की सुश्रुत संहिता इसी समय लिखी गई। चरक ने आयुर्वेद में चरक संहिता यही अभी लिखी है। वरामिहिर की पंच सिद्धांतिका जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है वो भी यहीं पर लिखी गई। एस्ट्रोनॉमी यानी अब नक्षत्र चांद सितारों की जो मूवमेंट होता है उससे रिलेटेड। और गुप्त शासकों के इतिहास के स्रोत में अगर हम बात करें तो अभिलेखों में एक के नमूना आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। यह है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने संस्कृत में लिखी थी। और ये प्रशस्ति का सीधा ही मतलब होता है, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में। बोर्ड में एक दो बार इसका अर्थ भी पूछने के लिए आया। प्रशस्ति मतलब उसकी प्रशंसा में लिखा गया। और इनके जो राजकवि होते थे इनकी प्रशंसा में जनरली लिखा ही करते थे। तो ये प्रयाग प्रशस्ति जो है उसके उसके कई बार बोर्ड में उस पर सोर्स बेस्ड स्रोत आधारित प्रश्न भी आया है, जिसमें वो कहता है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, वो बहुत सारे गुणों से भरे हुए हैं, उनके इतने शक्तिशाली है कि सारे राजा उनके सामने, कोई भी उनके सामने उनके जैसा शक्तिशाली नहीं है। केवल शक्तिशाली ही नहीं है बल्कि वो जो है साधु का जो है उसका उस साधु का सम्मान करने वाले हैं और बुरे का विनाश करते हैं। उनको कोई हरा नहीं सकता। उनका हृदय इतना कोमल है, भक्ति से भरा हुआ है, और वो दीन दुखियों की मदद करते हैं, विरहिणियों की, पीड़ितों का उद्धार करते हैं। इस तरह से इस पूरे जो प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है हरिशेन ने, इसीलिए इसको कहा गया समुद्रगुप्त प्रशस्ति। अभिलेख है, अभिलेख वो होते हैं जो ठोस पत्थर पर या धातु पर या पकी हुई मिट्टी पर लिखे हुए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं माइंड मैप की। बच्चों, माइंड मैप एक ऐसी चीज है जो आपको थोड़े में बहुत कुछ, गागर में सागर समेटना जिसे कहते हैं। राजा, किसान और नगर, ये यहाँ पर जो हमने अभी तक के टॉपिक्स लिए, प्रिंसेप प्रियदर्शी, प्रारंभिक राज, राजधर्म के नवीन सिद्धांत, प्रारंभिक राज्य में 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में प्रथम महाजनपद मगध को क्यों कहा गया उसके कारण दे दिए यहाँ पर सारे कारणों के साथ। 16 महाजनपदों की क्या विशेषता है जिस पर क्वेश्चन अक्सर आता है, किलेबंद, राजधानी, सेना, नौकरशाही, धर्मशास्त्र। ये माइंड मैप आप अपने हिसाब से भी अपना बना सकते हैं। अब अगर हम केवल मगध पे बात करें, मौर्य शासक, जानकारी के स्रोत कौन से हैं, वो जानकारी के हमने स्रोत दे दिए। पुरातात्विक और रचनाएं, समकालीन रचनाएं, उनकी डिटेल दे दी। अशोक की धम्म नीति क्या थी, धम्म नीति, उसके ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए। उसी के साथ साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, राजधानी थी, 4 प्रांतीय केंद्र, भूमि नदी मार्ग से आवागमन। इस तरह से करके याद करने के लिए इस तरह का माइंड मैप आपके सामने प्रस्तुत किया है। फिर राजधर्म के नवीन सिद्धांत पर यह बनाया कि दक्षिण के राजा और सरदार चोल, चेर, पांड्यों के बारे में आ गया। शक शासक हो गए, सातवाहन शासक हो गए, कुषाण शासकों के इतिहास के स्रोत, उस पर ये माइंड मैप में यहाँ पर दे दिया है। देवपुत्र की उपाधि लगाई। सामंती व्यवस्था, गुप्त शासकों के इतिहास के स्रोत, सामंती व्यवस्था। इस तरह से करके आपके लिए माइंड मैप के द्वारा एक क्रिस्पी फॉर्म में, गागर में सागर भर के याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, जिससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आपके माइंड में रिटेन भी हो जाएगा। और आप इस तरीके को जरूर अपनाइए, अपने हिसाब से अपना माइंड मैप बनाइए। तो चलिए अब हम चलते हैं बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे गए प्रश्न, जितने भी उपविषय को हमने अभी तक कवर किया है। आज की चर्चा में पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। उक्त कथन के संदर्भ में ऐतिहासिक स्रोत लिखिए। ये माइंड मैप भी आपको आंसर्स ढूंढने में, वैसे तो इस पूरी जो आपका प्रेजेंटेशन है इसके आंसर्स आपको इसी में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अभिलक्षण यानी उसकी विशेषताएं क्या थी, उसकी चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, विवेचना कीजिए यानी एनालाइज कीजिए। और उसके साथ ही साथ अगला प्रश्न आता है कि उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा की। राजत्व मंत्री, राजा से रिलेटेड, कि उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। अशोक ने तो ऐसी कोई उपाधि लंबी चौड़ी धारण नहीं की, कुषाणों ने की। तो उस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। तो चलिए आज का पार्ट जो है, आज हमने
जिस पर चर्चा की। एक आरंभिक साम्राज्य में मगध, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, और उपविषय राजधर्म के नवीन सिद्धांत, जिसमें हमने दक्षिण के राजा और सरदार और दैविक राजाओं के बारे में बात की। अगले पार्ट 3 में हम बात करेंगे बदलता हुआ देहात के बारे में। तो आई एम डॉक्टर हरिता अरोरा। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और मैं अगले पार्ट 3 के साथ जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। और आपके लिए बोर्ड के हिसाब से और सीबीएसई के न्यू पैटर्न से मेरी ये जो वीडियोस हैं आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू।